नमस्ते भारतवासियों। ये मेरा चैनल द इंडो फ्रेंच आईएएस है और हम लोग शुरू करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का पूरा की पूरा कोर्स। और अगर हम लोग बात करें, ये कोर्स रहने वाला है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि ये यूपीएससी के लिए है, तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके लिए ही फिर रेलेवेंट हो जाता है, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर दूसरे एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए एलिजिबल होने वाला है। और जिन्हें एंशियंट हिस्ट्री को जानने यानी कि भारत के अपने प्राचीन इतिहास को जानने की इच्छा होती है, तो वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, पूरा पूरा कोर्स देख सकते हैं कि उन्हें काफ़ी डीप नॉलेज मिलेगी कि हमारे भारत देश में क्या हुआ, कैसे कैसे चेंजेस हुए। तो उनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे अपने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट। तो जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो भैया उसके लिए सबसे पहले हमें टाइमलाइन ज़रूरी है। हमें अगर प्री हिस्ट्री को पढ़ना है उससे पहले प्री हिस्ट्री की टाइमलाइन भी तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमारी धरती और हम लोग इंसानों के बीच में टाइमलाइन को कैसे समझते हैं। तो उसके लिए टाइमलाइन थोड़ा एक उसका आइडिया थोड़ा आपके दिमाग में सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम लोग धरती की बात करें तो धरती की इजाद या फिर धरती का स्टार्टिंग कब से हुई थी? 4,600 साल पहले हुई थी। 4,600 साल पहले नहीं, 4,600 मिलियन ईयर्स है वो पहले। यहाँ पे MYA लिखा है, तो जब भी मैं यहाँ पे मिलियन MYA लिखूँ, इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब होने वाला है मिलियंस ईयर एगो। क्या मतलब होने वाला है? मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब मिलियन ईयर एगो होने वाला है। तो हमारी धरती की जो शुरुआत है वो हमारी कितनी है? 4,600 मिलियन ईयर एगो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि जब हम लोग बात करें एनिमल या कोई जीवों की, तो धरती पर कोई जीव नहीं था। तो स्टार्टिंग में हमारी धरती कितनी गर्म गोले जैसी थी, तो उसको ठंडा होने में टाइम लगा, और बाकी जो धरती पर जीने लायक कंडीशंस हैं वो बनने में से बहुत समय लगा। और इवन की हम लोग बात करें कि जब कोई एनिमल्स की हम लोग बात करें, तो जो हमें एनिमल के अवशेष देखने को मिलते हैं धरती पर, वो हमें कब से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें 550 ईयर्स एगो, मिलियन ईयर एगो। यानी कि ये कोई ऐसा तो कोई है नहीं है कोई फिक्स डेटा हो। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा लगाया जाता है, रफली आइडिया लगाया जाता है कि हाँ इतने जिस टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ 550 मिलियन ईयर एगो की, तो इस समय पर जो इसके आसपास के समय पर ही हम लोग देखने को मिलता था कि हमें जो एनिमल्स हैं या फिर जो जीव हैं वो हमें देखने को मिलने लगे थे। चाहे अगर हम लोग बात करें कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप एनिमल थे, तो ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो वैसे एनिमल्स में एग्जिस्ट करते थे। इवन की हम लोग बात करें जो एनिमल्स भी हैं, तो वो हमें कब देखने को मिलते हैं? 66 मिलियन ईयर्स एगो हमें पहले देखने को मिलते हैं। तो उसमें से हम लोग बात करें जो मैमल्स हैं वो हमें दिखने लगे थे रफली अप्रॉक्स 66 मिलियन ईयर एगो हमें मैमल्स दिखने लगे थे। क्या दिखने लगे थे? मैमल्स दिखने लगे थे। और अगर हम लोग बात करें मैमल्स दिखने लगे थे, और मैमल्स में ही हम लोग बात करें, अगर हम इंसानों की बात करें, तो मैमल्स के अंदर एक ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? मैमल्स के अंदर ग्रुप आता है एक प्राइमेट्स का। और एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते हैं प्राइमेट्स के ही ग्रुप्स को। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, आपके स्कूल टीचर्स में आपने या फिर स्कूल वगैरह में सुना होगा कि जो हम लोग हैं तो बंदर के रिश्तेदार हैं। तो ये सब सुनने को मिला होगा। तो ये सब हमें स्कूल में सुनने को मिलता है। तो एक्चुअली ये सुनने को मिलता क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग प्राइमेट्स की बात करें, क्योंकि हमने अभी हाल बात की कि 66 मिलियन ईयर एगो हमने बात की थी अभी किसकी, कि हमें मैमल्स जो थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। और मैमल्स का ये ग्रुप था प्राइमेट्स का। और प्राइमेट्स के बारे में हम लोग बात करें कि हम लोग भी प्राइमेट से ही बिलोंग करते हैं इस ग्रुप से। तो जो प्राइमेट्स हैं, तो प्राइमेट्स की हम लोग बात करें, अलग अलग कैटेगरीज हमें देखने को मिली। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, प्राइमेट्स की बात करें, इसके अंदर गिबॉन आते हैं, ओरेंग आते हैं, चिंपैंजीज आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, मैन आते हैं। तो ये सब हमें इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर इतने सारे ग्रुप्स आते हैं, तो इस लोग इसीलिए इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भैया हमारा जो ग्रुप है वो सेम है। जैसे हमारा जो प्राइमेट्स ग्रुप है, इसकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं, जैसे गिबन हुआ, चिंपैंजी हुई, गोरिल्ला हुआ। तो हम लोगों की जो ग्रुप है वो सेम है, जो प्राइमेट ग्रुप है वो हमारा सेम है। क्या है? प्राइमेट जो हमारा ग्रुप है वो सेम है, पर हम लोगों की जो स्पीसीज़ हैं वो अलग अलग हैं। यानी कि जो हमारा गोरिल्ला है वो थोड़ा
अलग है, और अगर हम लोग बात करें हम इंसान अलग हैं, तो हमें ये अंतर देखने को मिलता है। पर इसीलिए लोग कन्फ्यूज़ होकर कभी-कभी ये कह देते हैं कि हम जो बंदर थे वो हमारे पूर्वज थे। नहीं, हमारी जो स्पीशीज़ है उनसे अलग है, उनकी स्पीशीज़ अलग थी और हमारी स्पीशीज़ अलग है। जो एनवायरनमेंट के कंडीशन के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव कर ले गया और वही बचे रह गए फिर। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो कि भैया बंदर और इंसान में क्या अंतर है। इतना तो बहुत तो मुझे आइडिया लग गया कि आपको इतना पता चल गया होगा कि बंदर और इंसानों में क्या अंतर होता है। और हमने अभी तक इतना जान लिया कि हमारी जो धरती थी, हमने टाइमलाइन को थोड़ा बहुत समझ लिया कि हमारी जो धरती थी वो बनी थी 4,600 मिलियन ईयर एगो, और जो एनिमल्स वगैरह थे हमें दिखने लगे थे 550 मिलियन ईयर एगो पहले हमें दिखने लगे थे, और मैमल्स जो थे वो डेवलप होने लगे थे 66 मिलियन ईयर एगो। इतना क्लियर हुआ तो भैया बता दीजिए कि हाँ सर इतना आ गया है हमें। और जब अब हम लोगों ने बात कर ही ली है कि जब हम लोगों ने बात कर ली है 66 मिलियन ईयर एगो के बाद जो मास एक्सटेंशन हुआ था, जैसे कि हम लोग बात करें डायनासोर वगैरह थे, ये सब खत्म होने लगे थे। जब वो खत्म हो गए तो उसके बाद एक टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ सीनोज़ोइक। तो ये टाइम एरा है, मतलब एक ज्योग्राफी के अंदर अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हम लोग टाइम को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सीनोज़ोइक एरा 66 मिलियन ईयर के बाद का एरा है। तो अगर हम लोग बात करें सीनोज़ोइक एरा को हमने समझ लिया 66 मिलियन ईयर बाद से स्टार्ट हो गया, जैसे मास एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ डायनासोर वगैरह का, उसके बाद से सीनोज़ोइक पीरियड स्टार्ट हो गया। अगर अगर मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल देके बताऊं कि कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया 550 के बाद हमारे क्या हुए थे, एनिमल्स मिल गए थे हमें। एनिमल्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो बनने लगे थे। फिर इसके बाद जो 66 मिलियन ईयर हुआ एगो हुआ, तो इसके बाद के पीरियड को क्या कह दिया गया, इसके बाद के पीरियड को हमने सीनोज़ोइक एरा कह दिया। क्या कह दिया? सीनोज़ोइक एरा कह दिया, क्योंकि 66 मिलियन ईयर के बाद हम लोग देख रहे थे डायनासोर वगैरह खत्म हो रहे थे, तो इसके बाद मैमल्स डेवलप होने लगे थे। क्या डेवलप होने लगे थे? मैमल्स डेवलप होने लगे थे। और जो हम लोग सीनोज़ोइक की बात कर रहे थे, इसको भी हम लोगों ने दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया है। तो भाई ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो अगर आप लोग इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ टेक्निकल तो नहीं कराया, तो बस थोड़ी बहुत थी जो टेक्निकलिटी वाली चीज़ें थी वो मैं बता दे रहा। तो सीनोज़ोइक पीरियड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो टर्सरी का जो टाइम पीरियड है हमने देखा 66 के बाद क्या स्टार्ट हो गया, सीनोज़ोइक स्टार्ट हो गया। अब भैया जो सीनोज़ोइक है इसके भी दो पार्ट हैं, क्वाटरनरी और टर्सरी। और इन ये दो इसके पार्ट, सीनोज़ोइक के दो पार्ट हो गए। जो टर्सरी टाइम पीरियड था वो इसके जस्ट बाद का, सीनोज़ोइक के बाद टर्सरी पीरियड हो गया, इसके पार्ट है। ये 66 मिलियन ईयर एगो के बाद से लेकर 2.6 मिलियन ईयर एगो तक रहा। कब से कब तक रहा? 66 मिलियन ईयर एगो से लेकर 2.6 मिलियन ईयर एगो तक ये टाइम पीरियड रहा। यानी कि 66 मिलियन ईयर एगो से लेकर 2.6 मिलियन ईयर एगो तक कौन सा रहा? हमारा टर्सरी पीरियड रहा। क्या रहा? टर्सरी पीरियड रहा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी क्वाटरनरी पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात की थी? क्वाटरनरी पीरियड के बारे में। किसके बारे में? क्वाटरनरी पीरियड के बारे में। तो अब इसके बाद जस्ट इसके बाद ये लग गया क्वाटरनरी पीरियड के बारे में, क्योंकि हमारे बारे में टर्सरी के बारे में इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ, वैसे होता तो बहुत कुछ है, पर हम लोगों के लिए हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्वाटरनरी पीरियड की। जो क्वाटरनरी पीरियड है तो ये 2.6 मिलियन से लेकर 10,000 BC तक रहा हमारा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसकी भी, हम लोग फर्दर डिवीजन कर देते हैं। क्वाटरनरी पीरियड को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिलिस्टोसीन और होलोसीन। अब अगर हम लोग बात करें फिलिस्टोसीन की, तो फिर ये जो होता है फिलिस्टोसीन, ये क्या होता है? ये एक जैसे कि हम आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी टीवी वगैरह में, आइस एज के बारे में, यानी कि हमारी पूरी धरती पर बर्फ़ जमी हुई थी। क्या जमी हुई थी? बर्फ़ जमी हुई थी। तो इसी को क्या कह दिया हमने? आइस एज कह दिया। क्या कह दिया? आइस एज कह दिया। तो ये स्टार्टिंग में पहले वाला फिलिस्टोसीन रहा, फिर उसके बाद होलोसीन आ गया। जो आप लोग अभी जिंदा हैं, आप लोग रह रहे हैं, तो हम लोग किस में जी रहे हैं? हम लोग जी रहे हैं होलोसीन में। तो अगर हम लोग इन दोनों के डिवाइड कर दें, तो जो फिलिस्टोसीन था ये आइस एज थी। आइस एज के बाद क्या हुआ कि हमारा जो धरती का टेम्परेचर था वो थोड़ा बढ़ने लगा। तो जो होलोसीन है वो स्टार्ट हो गया, जो टेम्परेचर था वो राइज होने लगा, और जो अभी भी चल रहा है, तो हम लोग अभी भी होलोसीन के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपनी अब टाइमलाइन समझ ली है। अब भैया अब हम लोग बात करेंगे अपने ह्यूमन हिस्ट्री की। ह्यूमन हिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे अपनी इस टाइमलाइन के हिसाब से। इतना क्लियर हुआ तो भैया प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ सर मुझे क्लियर हो गया है, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ। तो टाइमलाइन अपनी हो गई है ख़त्म अब पूरी। अब बात करेंगे ह्यूमन हिस्ट्री की। ह्यूमन कहाँ से आया, अर्लीस्ट ह्यूमन कहाँ दिखे, और जो थे उनकी जर्नी कहाँ से अफ्रीका से स्टार्ट हुई, हम लोग अब ये समझते हैं।
तो अब हम लोग बात करेंगे कि भैया जो हमारे तो हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे इंसान हैं वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए। तो भैया हमें पता है कि अगर जो हम लोग हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं। तो भैया अफ्रीका में क्या खास बात हम लोग ये जानते हैं। तो भैया अगर जैसे नोट्स बनानी है तो भैया पहले नोट्स देख लीजिए आप लोग। तो ये नोट्स देखे हैं तो भैया नोट्स बना लेना। अब हम लोग कहानी स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे कैसे जो हमारे ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए, हम लोग उनको समझते हैं। तो उससे पहले थोड़ा बहुत मैप वर्क वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप बनाते हैं किसका, अफ्रीका का। तो थोड़ा इतना ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बनने वाला, खैर ये तो मुझे भी पता है। फर्क है, बनाने की कोशिश तो सही कर ही सकता हूँ। ठीक है, एक रफ मैप तैयार हो गया भैया अफ्रीका का हमारा। ठीक है ये। तो हम लोग बात करें कि हमें पता है कि जो हमारा अफ्रीका है ये कहाँ पे पड़ता है। हमारा जो अफ्रीका है ये पड़ता है जो इक्वेटर होता है वहाँ पे पड़ता है ये। तो अगर हम लोग बात करें इक्वेटर की, तो जो वाला ये हमारा एरिया है, जैसे कि हम लोग बात करें ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं। ये गई हमारी इक्वेटर की लाइन। तो भैया जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इक्वेटर लाइन गई है, यहाँ पास ही में जैसे कि इंडोनेशिया हुआ या साउथ अमेरिका हुआ, यहाँ पे हमें बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वैसे ही हम लोग बात करें यहाँ पे क्या है, कॉन्गो है। क्या है, कॉन्गो है। आई थिंक दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। फ्लैश भी ऑन कर लेता हूँ मैं इसका। तो ये हमारा कौन सा एरिया है, यहाँ पे ये हमारा कॉन्गो है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जब इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ पे हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हमारा। ठीक है, तो जब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है तो भैया भारी मात्रा में हमारी क्या होती है, यहाँ पे बारिश होती है। क्या होती है, भारी मात्रा में बारिश होती है। जब भारी मात्रा में बारिश होती है तो ये भैया यहाँ के जो पेड़ हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कैसे पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भैया यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज भी जाके यहाँ पे अगर खुदाई करते हैं, एक छोटे से गड्ढा खोद दें, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्पीसीज़ निकल जाएंगी तो भैया जिनके बारे में हमें पता नहीं हो। तो हमें यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पेड़, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी नई नई प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बहुत अंधा मात्रा में हमें यहाँ पे अलग अलग एनिमल की स्पीसीज़ देखने को मिलती है इस रीजन में, इस रीजन के अंदर। ठीक है, तो इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 स्पीसीज़ हैं। यहीं से हम लोग बात करें, हमारे जो पूर्वज हैं, जो कि हमारे क्या हैं, यहीं पर हमारे पूर्वज जो प्राइमेट की एक प्रजाति थी जिसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम था जिनका। तो भैया वो हमारे कौन है, पूर्वज हैं। कौन है, हमारे पूर्वज हैं, जो कि क्या थे, प्राइमेट्स थे, जो कि बंदर नहीं थे। खैर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो बंदर नहीं थे। बंदर के मतलब जो प्राइमेट्स थे उनके ग्रुप में थे। तो भैया इनके फीचर की बात करें तो भैया जी एप जैसे थे, और इनके कुछ ह्यूमन लाइक फीचर थे, एप जैसे थे, थोड़ा बहुत मैच करते थे, और इनके थोड़े फीचर अलग थे। तो ये कौन थे, एस्ट्रोलोपिथेकस। तो भैया कहानी शुरू होगी यही, क्योंकि भैया ये यहीं से बाहर निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, यहीं से बाहर निकलेंगे, और ये थोड़ा बाहर जाएंगे। अब भैया रीज़न इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर हम लोग बात करें कहो किसी जंगल ने, अब एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन के हिसाब से बता रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन नहीं कर रहे हैं, रियल स्टोरी है, पर हम लोग बात करें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं कि मान चलिए कि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत, ये हम लोग बात करें फॉरेस्ट एरिया है ये यहाँ पे हम लोग की पूंछ वगैरह निकली हुई भी थी। क्यों निकली हुई थी, क्योंकि भैया जो हम लोग बात करें पेड़ों में छलांग लगाते हैं, तो भैया ये स्किल सेट चाहिए पड़ता है बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, तो भैया हम लोग यहाँ पे झूलते फिरते रहते हैं, तो पूंछ की जरूरत पड़ती है। तो भैया कुछ भी कारण से भैया जो जो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ये कैसे भी करके बाहर ग्रासलैंड में आया। तो ये एरिया तो हमारा फॉरेस्ट है, ये एरिया हमारा कैसा है, ग्रासलैंड है। क्या है, यहाँ पे ग्रासलैंड है। यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ही पेड़ होते हैं, और यहाँ पे खुला मैदान होता है, ग्रासलैंड टाइप में एरिया होता है। तो भैया जैसे ही ये बाहर निकला, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि वो शेर ने खदेड़ लिया हो, मच्छर ने काट लिया हो, कैसे भी करके बाहर निकला। तो बाहर निकला तो भैया यहाँ पे जब ये निकल के आया, तो इसने देखा कि भैया यहाँ पे तो हमारा स्किल सेट काम नहीं आ रहा है, जो मतलब यहाँ पे झूलता वगैरह था। तो अब झूलता था, तो
अब बाहर आ गए यहाँ पे, तो भैया कभी कभी ये चारों पैर से, हम लोग पहले दो पैर पे नहीं मतलब दो पैर पे नहीं चलते थे, चार पैर पे चलते थे। तो बाहर निकल के आया, देखा इसने, तो भैया देखा तो भैया कभी कभी ये हुआ, चल चल के जा रहा सामने को, शेर के पास में आ गया। तो भैया अब ये समझ गया कि भैया ये हमारा जो स्किल सेट है, मतलब पूंछ का कोई सीन, अब हमारा जो स्किल सेट था छलांग लगाने का, कूदने का, उचकने का, ये हमारा स्किल सेट अब कोई काम का रहा नहीं। और अगर हम लोग दो पैरों पे चलते हैं तो भैया, हम इन चार पैरों पे चलते हैं तो भैया सामने अपना खुद शिकार बन जाते हैं हम लोग। तो भैया अब हमें दो पैरों पे चलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत उचका फांदा तो देखा कि भैया दो पैरों पे चलने लगे हम लोग, दो पैरों पे चलने लगे तो भैया ये होने लगा कि भैया शेर से बचने लगे। तो भैया हम लोग कैसे हो गए, थोड़े बाईपेडल हो गए। और ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये कोई एक दो साल की प्रोसेस नहीं है, हज़ारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं भैया बाईपेडल होने में। तो भैया हम लोग कैसे हो गए, सबसे पहले बात करें हम लोग कैसे हो गए, बाईपेडल हो गए। कैसे हो गए, बाई पैडल हो गए, यानी कि दो पैरों पर चलने लगे हम लोग। कैसे चलने लगे, दो पैरों पर चलने लगे, ठीक है। और कुछ समय बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी वो भी धीमे धीमे सीधी होने लगी। कैसी होने लगी, रीढ़ की हड्डी जो हमारी थी वो सीधी होने लगी, और हम लोग दो पैरों पे चलने लगे। अब भैया हमारे जो तो हाथ फ्री थे, हम लोग उनसे झाड़ियाँ हटा कर देख सकते थे, हाँ कोई शेर वेर तो नहीं खड़ा है, ऐसा तो नहीं है। और अगर हम लोग बात करें जब ये ग्रासलैंड में आ ही चुके हैं, तो भैया ग्रासलैंड में एक चीज़ कॉमन है बहुत ज़्यादा। क्या कॉमन है, यहाँ पे फायर बहुत जल्दी लगती है, तो यहाँ शुष्क एरिया थोड़ा बहुत है, तो यहाँ पे आग लगना एक कॉमन सी बात है। भैया इसने देखा कि भैया हाँ, कि भैया आग से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करें, हाँ एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि हम लोग जब यहाँ पे जब फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर थे तो हम लोग कैसे थे, वेजिटेरियन थे। कैसे थे, वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन थे हम लोग यहाँ पे। और फिर जैसे हम लोग ग्रासलैंड की तरफ आए तो भैया हमने देखा कि भैया हम लोग फूड गैदरिंग करते थे यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग ग्रासलैंड की तरफ बढ़े, कैसे कहाँ तरफ बढ़े, ग्रासलैंड की तरफ बढ़े, तो भैया हमने देखा कि भैया कि यहाँ पे तो जानवर हम लोग मार के खा सकते हैं, या फिर कैसी भी करके सिचुएशन बनी हो, या फिर आग लग गई थी। हम लोग बात करें यहाँ पे क्या थी, आग कॉमन थी, तो भैया यहाँ पे आग हमें मिल गई थी, आग कॉमन थी। तो अब भैया आग मिल गई तो कभी गलती से किसी ने देख लिया होगा कि हाँ कोई अगर कोई चीज़ जानवर जल गया है, उसे जला खा के देख रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे, ग्रासलैंड में आके हम लोग भी क्या करने लगे, हंटिंग करने लगे। तो भैया थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था एस्थेलोपिथेकस को कि भैया कुछ मिला पत्थर मार दिया सर में और पकड़ के खा गए उसे, मज़ा आने लगा। और गलती से फायर भी दिख गई थी इन्हें। तो भैया फायर में पका के देखा, कैसे भी करके स्टोरी के फॉर्म में बता रहा, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा, कैसे भी करके उन्हें भून के खाने लगे, फिर बढ़िया मज़ा आने लगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्किल इनके पास, समझदारी ये आ गई है कि भैया स्टोन का इस्तेमाल करने लगे ये लोग, कि पत्थर मार के शिकार करना सीख गए थोड़ा बहुत। ये नहीं कि कोई हथियार वगैरह बनाना, कुल्हाड़ी वगैरह एक्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोने गुम्मा मिला, पकड़ पटक के मार दिया उन्होंने, ठीक है। स्टोन वगैरह का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फिर अब हम लोग बात करेंगे जब ये लोग इतने थोड़ा बहुत शिकार करना भी सीख गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए हैं, फिर अब हम लोग बात करेंगे अब ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे शिकार करना भी सीख गए, अब ये क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहाँ पे, एक जगह दूसरी जगह जाना। तो भैया अब हमारा जो जानवर था, हमारा जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि एजेंट वन था, ये थोड़ा बाहर निकला। और फिर हम लोग बात करें, कभी यहाँ गया, फिर कभी यहाँ गया, कभी एशिया गया, और ऐसे करके करते 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 वो पूरे दुनिया में हम लोगों ने क्या कर लिया, मतलब हम लोग पूरी दुनिया भर में फैल गए, चाहे वो एशिया हो। बस हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं बताया, पर एक तरीके से ऐसा ही हुआ है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई मैंने, पर ऐसा ही हुआ है। तो हम लोग बात करें वो अलग अलग जगह पे गए, एशिया में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में फैले, इंडिया में गए, अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने अपने आप को विकसित किया और कैसे भी करके अपने आप को फैलाया। तो इतनी स्टोरी समझ में आई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से। उम्मीद है कि आपको सिचुएशन समझ में आई होगी। अब हम लोग वो बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे स्पीसीज़ कौन कौन से हमारे एवोल्यूशन हुए, क्योंकि भैया अब हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, एस्ट्रोलो ऑस्ट्रोलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद सीधे होमो सेपियंस नहीं आए, हमारी और अलग अलग प्रजातियां रहीं, जैसे कि होमो हैबिलिस हुआ, होमो इरेक्टस हुआ, ऐसी प्रजातियां भी हमारी इंसानों की आई। इनके बाद मतलब हम लोग अब एवॉल्व हुए, क्योंकि इनके अलग अलग फीचर थे, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई कर दिया। इतना क्लियर हुआ कि भैया स्टोरी समझ में आई कि भैया हमने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइजेशन कैसे की, कि भैया अलग अलग हिस्सों में इंसान कैसे कैसे पहुंचा, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर हम लोग बात करें चाहे इंडिया हो, कि अलग अलग जगह पे कैसे फैले, यहाँ से निकले, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हुआ, और ऐसे कैसे ऐसे करके हम लोग फैले। और अब भैया नोट्स की बारी है। तो भैया जो मैंने अभी बताया, तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से बैठ के नोट बना लीजिए। जैसे नोट बनानी है तो भैया पॉज कर लेना, आराम से बना लेना। तो भैया हम लोग जानते हैं अफ्रीका क्या है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड है, यानी कि इंसान यहीं से निकला है। तो यहाँ से हम लोग बात करें, यहाँ पे स्टार्टेड फ्रॉम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, मूव्ड टूवर्ड द ग्रासलैंड। तो भैया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से हम लोग कहाँ निकले,
हम लोग ग्रासलैंड की तरफ बढ़े। कहाँ पे बढ़े? ग्रासलैंड की तरफ बढ़े। तो ग्रासलैंड के अंदर हम लोग देखें, हम लोग और एक चीज़ और ये थी कि भैया हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि हमारा जो दिमाग था वो धीमे धीमे बढ़ने भी लगा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? बाईपैडल हो गए हम लोग। कैसे हो गया? बाईपैडल हो गए, यानी कि दो पैरों पे चलने लगे थे। और हम लोगों ने फायर की डिस्कवरी कर ली थी, और हम लोग अब पका के खाना खा रहे थे। और हमारा जो दांतों का स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। अब हम लोग नॉर्थ की तरफ अलग अलग जगह पे मूव करने लगे। और सहारा की तरफ गए तो भैया कुछ लोग किल हो गए, मर गए। और नाइल की तरफ गए तो भैया एशिया वगैरह में भी पहुंचने लगे, और अलग जगह पे हम लोग रहने लगे। अलग अलग जगह पर आके हमारा सिचुएशन हुआ, हम लोग माइग्रेट हो गए अलग अलग जगह पे धीमे धीमे करके। जब हमें खाना पीना बनाना आ गया तो भैया ऐसे करके हम लोग अपने आप को बचा लिए। तो इतना अगर नोट्स बनानी है तो नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में। इतना समझ में आया तो भैया प्लीज़ कमेंट कर देना यहाँ पे आने के बाद कि हाँ सर इतना पॉइंट समझ में आ गया था मैम, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने वर्बली एक स्टोरी की फॉर्म में पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री समझ ली कि भैया जो एस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कैसे कैसे, हम लोग बात करें, इस कॉन्गो के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से निकले और कहाँ घूमने लगे? ग्रासलैंड्स में घूमने लगे। तो ये लोग क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब क्या करेंगे? वहाँ पे घूमते रहेंगे आसपास के इलाकों में, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड हमने अभी हाल बात की थी। इनका टाइम पीरियड कितना था? 5.5 मिलियन ईयर से लेकर 1.5 मिलियन ईयर एगो तक था इनका टाइम पीरियड, ठीक है। और ये कैसे दिखते थे? ये एप और ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं इनके अंदर। और इनकी खास बात करें, इनका दिमाग जो है वो थोड़ा छोटा है। ब्रेन केस थोड़ा कैसा है? छोटा है, स्मॉल ब्रेन केस है। 400 सेंटीमीटर क्यूब इनका ब्रेन केस है। और ये कैसे हैं? बाइपेडल हैं, अभी हाल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और कहाँ थे? अफ्रीका में थे। और लास्ट प्री ह्यूमन होमोनाइड थे, ठीक है। इवन की हम लोग बात करें कि इसके बाद दूसरे भी हमारे जो हमारे पूर्वज आएंगे तो वो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कोई लीनियर वाइज चल रहा है कि अगर एस्ट्रोलोपिथिकस आ गए, फिर उनके बाद हम लोग बात करेंगे कि होमो इरेक्टस आएंगे, या फिर हम लोग बात करें होमो हैबिलिस आएंगे। तो भैया ऐसा नहीं है ना, काफ़ी ब्रांचेस निकलती रहती थी। जो बच जाता था वो चलता रहता था, ऐसे करके सीन चलता रहता था। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि जो हमारे सॉरी सॉरी ऑस्ट्रो एस्ट्रोलोपिथेकस थे हमारे। तो नॉर्मली हमने देखा था कि ये जंगल के बाहर निकले और इन्होंने क्या किया? गुम्मों से शिकार करने लगे थे ये। पर अगर हम लोग बात करें इनके बाद की जो जनरेशन थी वो कौन थी? वो थे हमारे होमो हैबिलियस। कौन थे? होमो हैबिलियस। अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन हमने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर दी है। तो भैया जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कहाँ से? 55 लाख ईयर से लेकर 15 लाख ईयर तक इन्होंने सर्वाइव किया था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा एवोल्यूशन हो गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए थे हमारे होमो हैबिलिस। अब भैया ये थोड़े, अब ज़्यादा थोड़े उनके कंपैरिजन में ये थोड़े समझदार होंगे। कैसे समझदार होंगे? कि भैया अभी नॉर्मली हमने देखा था कि बड़े बड़े पत्थर उठा के वो शिकार करते थे। अब ये क्या करेंगे? उस पत्थर के, ये लोग सोचेंगे उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्यों नहीं किए जाते हैं? तो भैया उससे क्या करेंगे? स्किलफुल मैन है, इसकी कुछ हैबिट्स हैं। स्किलफुल मैन है तो भैया जी क्या करेगा? उससे उन बड़े बड़े पत्थरों को थोड़ा छोटा छोटा कर देगा, हाथ से पकड़ के शिकार करने लगेगा। वही लिखा है यहाँ पे, ब्रोक स्टोन इनटू पीसेज एंड शार्पेंड द लेटर टू यूज एज अ टूल। तो बस उसको बड़े बड़े पत्थरों को शार्प करके भैया टूल्स बनाएगा और एज अ शिकार के लिए अपना मतलब इस्तेमाल करेगा। और बस हम लोग बात करेंगे कि इनका जो ब्रेन केस है, अब ये थोड़ा धीमे धीमे हमें पता है कि जब आप छोटे होते हैं तो भैया आपका शरीर थोड़ा छोटा होता है। वैसे ही हम लोग बात करें कि अब हमारे जो स्पीसीज थी वो भी इवॉल्व हो रही थी, तो इनका ब्रेन केस है वो कैसा हो रहा है? ये भी इवॉल्व हो रहा है। तो भैया इनका जो ब्रेन केस हमने पिछली बार देखा था वो कितना था? 400 सेंटीमीटर क्यूब था। अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 500 से लेकर 700 सेंटीमीटर क्यूब तक तो हो गया है अभी भी। पर हम लोग बात करें वहीं अफ्रीका में है, ज़्यादा माइग्रेट वगैरह नहीं किया है, ज़्यादा आगे पीछे घूमे नहीं है। क्लियर? अब भैया इसके बाद आते हैं हमारे खतरनाक आदमी, जिनका नाम है क्या? होमो इरेक्टस, ठीक है। इनकी बात करें तो भैया ये थोड़ा, अब इसकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है हम लोग बात करें। और अब ये इनका जो स्ट्रॉन्ग ब्रेन केस हो गया है और काफ़ी बड़ा दिमाग हो गया है। तो 800 से लेकर 1200 सेंटीमीटर क्यूब इनका दिमाग है। तो भैया अब भैया ये लोग क्या करने लगे हैं? अब ये टूल्स का और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो भैया वो तो पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था, अब भैया ये नए प्रकार के टूल्स बनाएंगे, जैसे कि हैंड एक्स हुई। और इन्हें आग जलाना भी आता है अपने आप को। अब हम लोग बात कर रहे थे किस पीरियड के हैं ये लोग? ये आइस एज के पीपल थे। तो भैया अब ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अपने आप को गर्म रखना सीख चुके थे, जानवरों से खुद को बचाना, और ट्रैवल कर रहे थे अब लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है। अब यहीं से होमो इरेक्टस कैसे आदमी है? ये घुमक्कड़ आदमी है। कैसे आदमी है? घुमक्कड़ आदमी है। तो भैया ये क्या करेंगे?
ये माइग्रेट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोग बात करें माइग्रेट कहाँ से हुए, ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है इन्होंने माइग्रेट करना। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करें, यहाँ घूमेंगे यूरोप में, यूरोप की ट्रिप लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करें इंडिया वगैरह में घूमेंगे, सब जगह घूमते घूमते फिरेंगे। और यहाँ से इंडिया में आने का खास रास्ता है कि भैया यहाँ पे हमें पता है दर्रे वगैरह है हमारे। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको अगर याद कर लो तो ठीक है, वरना फिर रफली याद कर लो कि अफ्रीका से निकलेंगे, यहाँ से आएंगे इंडिया, आएंगे इंडिया से फिर चाइना जाएंगे, फिर यहाँ अलग अलग जगह पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब जगह माइग्रेट करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग पूरे अर्ली ह्यूमन क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है। और कौन कौन माइग्रेट कर रहा है, तो भैया हमारे होमो इरेक्टस माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अफ्रीका, चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह घूमेंगे होमो इरेक्टस। तो काफ़ी घुमक्कड़ आदमी है ये। इसके बाद बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ये लोग माइग्रेट कर क्यों रहे हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। तो माइग्रेट ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आज के समय पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए यहाँ से वहाँ घूमते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो गाँव में होते हैं वो शहर चले जाते हैं, और जो शहर में लोग रहते हैं तो वो बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो ऐसा सीन चलता है। और जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग विदेश चले जाते हैं। तो आजकल जो फैक्टर मेनली है माइग्रेशन का वो क्या है, जॉब्स हैं। पर उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। उस समय पर लोग मेनली खाने के तौर पर, या फिर उनका मन करे कि भैया यहाँ की हवा थोड़ी बहुत ज़्यादा ले ली, अब थोड़ी बहुत बाहर की हवा भी ली जाए। तो ऐसे करके वो लोग अलग अलग जगह घूमते रहते थे। तो ऐसे भी करके टाइम लैप्स के तहत उन्होंने धीमे धीमे स्किल सीखी, और स्किल के साथ लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज के बाद टेक्नोलॉजी सीखी। तो अब टेक्नोलॉजी लंबे टाइम गैप के साथ एक दूसरे के साथ शेयर होती रहती है। भले ही जैसे कि हम लोग बात करें इंडिया है, अब चाहे ब्रिटेन हो, ब्रिटेन के अंदर क्या हो गई थी, हम लोग बात करें ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। ऐसा था नहीं कि वहीं पे रहा हमेशा। तो धीमे धीमे करके, भले ही चाहे देर से आया हो, इंडिया में भी तो आया, दूसरे कंट्रीज में भी तो आया। तो ऐसे करके चीज़ें फैलती हैं। तो हम लोग डिटेल से समझते हैं कि जो हम लोग बात करें हमारे होमो इरेक्टस से, वो कैसे कैसे आए एक जगह से दूसरी जगह गए। तो जैसा कि हमें पता है कि अब मान चलिए कोई एक कहानी की फॉर्म में बता रहा है, ठीक है मैं, तो इसे मतलब ऐसा फैक्चुअल नहीं बताऊंगा, मैं कहानी की हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके कहानी समझा दे रहा कि उनके बारे में होमो इरेक्टस कैसे कैसे माइग्रेट किए होंगे। तो मान चलिए कुछ लोग आए, ठीक है, एक जगह पे बसे। मान चलिए कि यहाँ कुछ लोग आए यहाँ पे, फिर बसे यहाँ पे, इनने बस्ती बना ली यहाँ पे, और कुछ दिन रुके। और कुछ दिन रुकने के बाद हम लोग बात करें इनकी, भैया ग्रुप्स में तो रहते ही थे स्टार्टिंग से ही, ग्रुप्स में आते बच्चे हुए, और फिर धीमे धीमे और उनके बच्चे हुए, सात आठ पीढ़ी बीत गई। तो भैया अब रिसोर्सेज की भैया कमी तो होने लगती है। और आपको भी पता है कि भैया घर में अगर पैसे आते हैं तो भैया यही सोचते हैं कि भैया हमें मिले, हमें मिले। तो भैया इसीलिए चक्कर में तो फिर, या फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, या फिर जो भी रीज़न रहा हो, या फिर किसी चीज़ का डर रहेगा हो, या फिर शेर वगैरह आ गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो भैया इलाका छोड़ देते। कुछ लोग रुक जाते थे, कुछ लोग इलाका छोड़ देते, आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़े, फिर कुछ यहाँ पे कुछ दिन रुके, फिर इनके बच्चे हुए, खाया पिया मौज उड़ाई, फिर आगे थोड़े बढ़ गए। तो ऐसे ऐसे करके तो इनकी धीमे धीमे करके आगे बस्तियाँ बसती गईं। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने कुछ लाखों सालों में आगे बढ़ते गए, और पूरी अर्थ को कॉलोनाइज कर दिया हमने, अलग अलग जगह पे, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, हम लोग अलग अलग जगह पे गए। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि जो, पर होमो इरेक्टस की बात ये है कि भैया ये इन लोगों को बोलना नहीं आता था। भले ही घुमक्कड़ थे हमारे होमो इरेक्टस, पर इन्हें बोलना नहीं आता था। ठीक है। फिर बाद में हम लोग बात करें स्किल सीखेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, फिर हम लोग बात करें ट्रेड करने लगेंगे, धीमे धीमे व्यापार करने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो ऐसे करके सीन चलने लगा था। ठीक है। ऐसे सीन रहा था। फिर इसके बाद भैया डेवलप होंगे कौन, हमारे होमोसेपियन। तो भैया हम लोग किससे डेवलप हुए हैं, हम लोग वाइस मैन जो हैं वो डेवलप हुए हैं किससे, होमोसेपियन से। तो अवर स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम दिस। तो हमारी जो स्पीसीज़ है वो किससे डेवलप हुई है, होमोसेपियन से ही हम लोग डेवलप हुए हैं। ठीक है। इसे नियंडरथल मैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये एक जगह है कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। तो और हम लोग बात करें कि पहली बार जो इंसान थे, सॉरी ये जो ह्यूमन वो होमोसेपियंस थे, ये हमें कहाँ मिले थे, जर्मनी में। तो ये लोग कहाँ से, यूरोप गए थे पहले, यूरोप में जर्मनी वगैरह साइड से, उसके बाद फिर यहाँ से फिर अलग अलग जगह पे गए थे, चाहे अफ्रीका हो, फिर सॉरी इंडिया हो, चाहे चाइना हो, पहले यूरोप की तरफ गए थे वो लोग। ठीक है। तो फिर इसलिए इन्हें क्या कहा गया, नियनदरथल मैन कहा गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी में फाउंड हुए थे। क्यों, कब ये, कब इनका जो टाइम पीरियड है वो कब है, 2.5 लाख साल ईयर पहले। ठीक है। और शॉर्ट एंड नैरो फोर हेड, छोटा सा और नैरो सा फोर हेड था। ब्रेन केस हमने देख लिया था कि डेवलप हो गए थे।
काफ़ी बड़ा हो गया था इनका, 1200 से लेकर 1800 सेंटीमीटर क्यूब तक काफ़ी बड़ा दिमाग हो गया था। और ये प्रॉबली अंदाज़ा लगाया जाता है यूरोप में डेवलप हुआ था, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद बात करेंगे होमो सेपियन सेपियन के बारे में। तो भैया ये हम ही लोग हैं एक्चुअली, बात करें तो होमो सेपियन सेपियंस, ये इनका जो टाइम पीरियड है वो 1.5 लाख ईयर है वो पहले हम लोग बात करें कि ये डेवलप हुए थे। और हम लोग बात करें ये यही हमारे मॉडर्न मैन बनेंगे धीमे धीमे चल के। इनकी जो बोन्स है वो पतली होंगी और भैया बहुत अलग अलग प्रकार के स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इनका स्कल साइज भी काफ़ी बड़ा होगा, 1200 से लेकर 2000 सेंटीमीटर क्यूब तक था। ठीक है, अब थोड़ी बहुत भैया हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पे हमें ये लोग देखने को मिले। तो भैया 55 लाख ईयर से लेकर 15 लाख ईयर तक हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रोलोपिथेकस दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं मिड में हम लोग बात करें 20 लाख ईयर से लेकर 15 लाख साल तक हमें क्या देखने को मिले, होमो हेबिलियस देखने को मिले। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि भैया एकदम फिक्स डेट तो हमें भी नहीं पता है या फिर किसी को भी नहीं पता है। तो बस तो जैसे जैसे कल मिलते हैं तो उसी हिसाब से एक अप्रॉक्स अंदाजा लगाया जाता है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर। तो लॉजिक से चलती है, ना कि इतने ज़्यादा फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं या फिर कहीं लिखा हुआ थोड़ा ना था वहाँ पे। केवल केवल और केवल जो एंशियंट हिस्ट्री होती है वो लॉजिक के ऊपर बेस होती है, प्री हिस्ट्री जो होती है वो लॉजिक के ऊपर बेस होती है। क्योंकि हमें जो सबूत मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें कुछ पत्थर मिला या फिर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह मिली, तो अब ये थोड़ा ना पता कि भैया उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा, क्या सोच के नहीं बनाया होगा। केवल हम लोग अपने लॉजिक लगा के अंदाजे से बताते हैं। तो भैया अगर एंशिएंट हिस्ट्री को समझना है तो अगर आप लोग लॉजिक डेवलप कर लें तो भैया कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है और आपके लिए हलवा हो जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री। और आइस एज की बात चल रही थी, हम लोग बात करें कि जो हमारे होमो इरेक्टस थे ये आइस एज के प्राणी थे। ठीक है, सॉरी होमो हेबिलियस के बाद क्या आएंगे, हमारे होमो इरेक्टस आएंगे। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक होगा, ये 18 लाख साल से लेकर अप्रॉक्स वही 1.5 मिलियन ईयर एगो तक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हमारे होमोसेपियंस रहेंगे, ये 2.5 लाख से लेकर 1.5 लाख ईयर तक रहेंगे। फिर इसके बाद 1.5 से लेकर 1.15 तक हमारे क्या स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे होमोसेपियंस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमें होमोसेपियंस कहाँ पे देखने के मिले, कहाँ पे देखने को मिले हैं, तो भैया वो मिले हैं हमें फाहिन केप, श्रीलंका के आसपास में हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे वर्ल्ड में सीन चल रहा था, अर्ली ह्यूमन कैसे कैसे डेवलप हुए। अब भैया आप लोग बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे इनके बारे में अवशेष वगैरह मिले और कैसे कैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वगैरह होते हैं, और उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अब हम लोग। इतना समझ में आ गया होगा आप, आई थिंक आप लोगों को। और भैया अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में अगर हम लोगों को समझना हो इंडिया के अंदर क्या कैसे कैसे हुआ, तो उससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना ज़रूरी है। तो क्योंकि भैया यही वो हम लोग बात करें विभाग था जिसकी वजह से हम लोगों को हिस्ट्री वगैरह के बारे में पता चलता है। तो इसमें भैया ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी जानकारियाँ हैं कि कौन कौन हेड रहे हैं, किसने फाउंडेशन रखी थी हिस्ट्री के अंदर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन आता है। क्योंकि भैया आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा मेन सोर्स है, इवन की हम लोग बात करें हमारे एंशिएंट इंडिया का, तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो भैया लिखा हुआ भी है, गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल मोनूमेंट। तो भैया गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है, क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका काम क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, यानी कि हमारे जो हमें अर्ली ह्यूमंस देखने को मिले तो भैया इनकी स्टडी करना या फिर पुरानी चीज़ों की कल्चरल और हिस्टोरिकल मोनूमेंट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करना इसका काम होता है। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारे येलो रंग से जो नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि 1861 में फाउंडेशन रखी गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। किसके, इसके हेड कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंग कनिंघम थे। ठीक है, फिर बाद में 1871 से 80 85 तक रहे हमारे कौन, वही है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर 1886 से लेकर 1889 तक जेम्स बर्गेस रहे। फिर 1902 से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1902 से लेकर 1928 तक हमारे रहे जॉन मार्शल। 1928 से लेकर 1931 तक रहे हमारे हरलॉर्ड हारग्रेविस। फिर 1931 से 1935 तक रहे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढने वाले हमारे दयाराम सानी साहब। फिर हम लोग बात करें कि
1935 से लेकर 1937 तक रहे हमारे JF ब्लैक बल्किस्टन। फिर 1937 से लेकर 1944 तक रहे KN डिक। फिर हमारे 1944 से लेकर 1948 तक रहे मॉर्टाइमर व्हीलर। ठीक है, तो ये हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे के कुछ हेड वगैरह है हमारे आज़ादी से पहले तक। ठीक है, अब भैया अब हम लोग जब आर्कियोलॉजी के बारे में बात ही कर ली है, तो भैया अब हम लोग थोड़े बहुत सोर्सेस के बारे में डिटेल से तो नहीं, एक जनरल मतलब एक उनका एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव तो दे ही सकते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल से तो नहीं पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में, पर एक हाँ ओवरव्यू टोटल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मेन सोर्स क्या होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, हम लोग बात करें इंडिया के अंदर आर्कियोलॉजी है। तो भैया आर्कियोलॉजी से हम लोग बात करेंगे मतलब क्या है कि भैया हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे कि मंचली को कुछ साल पहले यहाँ पे कोई सभ्यता रहती थी। तो यहाँ पे कोई सभ्यता रहती थी हमारी, तो वो अब क्या करेगी, वो चली जाएगी किसी वजह से, या फिर मान लो भूकंप आ गया, या फिर किसी भी वजह से वहाँ पे अपना सामान थोड़ा बहुत सामान छूट ही जाता है सबका। तो अब भैया यहाँ पे जो नीचे आपको ये गड्ढा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे उनका थोड़ा बहुत सामान छूट गया। अब मान चलिए कुछ समय बाद हो गई या फिर बाढ़ आ गई, तो भैया ये जो सामान था उनका दब गया। इसके बाद 100-200 साल बाद कोई नई सभ्यता आएगी, नए लोग आएंगे, फिर वो यहाँ बस जाएंगे। जब यहाँ बस गए वो लोग, तो कुछ समय बाद वो भी लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग सभ्यताएं आती रहेंगी, 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में। तो उनके अवशेष नीचे दबते रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने अगर खुदाई वगैरह देखी हो, मट्टी वगैरह खुद रही हो कहीं पे, तो उसमें पुराने समय के हम लोग बात करें गुटकों के, इवन की जब मैं छोटा था मुझे पता है कि जब घर की नींव वगैरह खुद रही थी, घर की नया घर बन रहा था, तब वहाँ पे मैंने देखा था कि पुराने कलर के पुराने चिप्स वगैरह निकल रहे थे, कुछ बर्तन निकल रहे थे। तो एक तरीके से हम लोग बात करें कि जब हम लोग बात करें यहाँ पे आर्कियोलॉजी में हमें क्या, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट अब सॉरी आर्कियोलॉजी में हमें क्या मिलता है। अब जैसे कुछ उस समय पे जो लोग रहते थे, जो कि यहाँ पे रह चुके हैं पहले, तो उनके सामान से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि भैया उस समय के लोगों का फैशन क्या था। जैसे कि हम लोग बात करें कि मूर्तियाँ वगैरह कैसा बनाते थे, जैसे कि अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो हमें गड्ढों में वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, और उनके फैशन के बारे में पता चलता है, लोग क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, क्या खाते थे। हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, तो हड्डियों से क्या पता चलता है। अगर मतलब जैसे कि हम बात करें कि कोई मर गया तो उसे दफना रहे हैं, तो क्या किसके साथ दफना रहे हैं, कोई सामान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर उनके साथ सामान दफना रहे हैं, तो हम लोग ये मतलब निकाल लेंगे कि हाँ पुनर्जन्म के लिए विश्वास रखते हैं कि ऊपर जाएगा बंदा, तो उसके लिए ये सामान हेल्प करेगा उसे। तो ऐसे करके अलग अलग उनकी आइडियोलॉजीज वगैरह पता चलती हैं आर्कियोलॉजी के सामान से। उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके जानवर, उनके मवेशी कैसा जीते थे, क्या सोचते थे, आर्कियोलॉजी से हमें पता चल जाता है। ठीक है, और क्या सोर्सेज होते हैं, तो एक तरीके से कहें भैया क्वाइंस भी हमारे क्या होते हैं, क्वाइंस भी हमारे एक अच्छे तरीके से मतलब एक सोर्स होता है बताने के कि उस समय की इकोनॉमी वगैरह कैसी थी। तो जो क्वाइंस होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और क्वाइन भैया हमारा खुद 500 BCE से स्टार्ट हुआ है। तो भैया क्वाइंस वगैरह हमें क्या बताते हैं, उस समय की इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। क्वाइंस के बाद हम लोग बात करेंगे भैया अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो प्री हिस्ट्री की बात करें, तो प्री हिस्ट्री में तो हमें केवल आर्कियोलॉजी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और प्री हिस्ट्री के बाद जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो भैया जब हिस्ट्री में तो हमारे क्वाइंस इंस्क्रिप्शन वगैरह आ जाती हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं, शिलालेख होती हैं। जैसे कि राजा वगैरह कुछ अपने बारे में लिखवाएंगे कि भैया हमने इसे हरा दिया था, हमने उसे हरा दिया, तो अपनी बखान लिखते हैं राजा वगैरह। तो उससे थोड़ा बहुत तो सब सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अशोक के इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं, उससे पता चल जाता है। और जैसे लिटरेचर वगैरह से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे कि कुछ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स होते हैं, कुछ हमारे सेकुलर स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो जैसे कि रिलीजियस स्क्रिप्ट में हम लोग बात करें, धार्मिक ग्रंथ वगैरह हुए। सेकुलर स्क्रिप्ट मतलब जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र। तो ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना सोर्सेज वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको क्या होते हैं। तो जैसे ही अभी हमने थोड़ा मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ क्लियर और कर दूँ, टाइम पीरियड के बारे में बता दूँ भैया। जो हमारा टाइम पीरियड है वो कैसे बटा हुआ है, क्योंकि भैया अभी हमने बुक में जब जब कॉइन्स के बारे में बता रहे थे, तो हमने BCE बोला था। वो क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो भैया जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म को 0 मान लिया गया। उसके जब उनके जन्म के बाद को AD कह दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग अभी 2025 में जी रहे हैं, तो 2025 क्या है, 2025 AD है। ठीक है, और उससे पहले उनके बर्थ से पहले जो भी समय था, अब वो फिर उल्टा चलता है। तो वहाँ से
उसे बीसी कह दिया जाता है और उनके जन्म के बाद को एडी कह दिया जाता है। तो ऐसे करके 100 बीसी, 200 बीसी जैसे ही दूर दूर चले जाते हैं तो भैया उल्टा चलता जाता है सीन, और इस साइड चलते हैं तो इस साइड उल्टा चलता जाता है सीन, ठीक है। और अगर बहुत से लोग कहने लगे भैया हमें भैया हिस्ट्री तो भैया अलग सब्जेक्ट है, तो भैया ऐसे जीएस से क्यों जोड़ दो, हटाओ इन्हें। तो फिर इसलिए लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लिया, सेकुलर ये मतलब सिस्टम बनाया। तो अब जो मतलब जीरो पॉइंट माना गया था, बर्थ को जीरो माना गया था, अब उससे पहले को हम लोग बीसी पे कह देते हैं, बिफोर कॉमन एरा कह देते हैं, और एडी को क्या कह देते हैं, कॉमन एरा कह देते हैं। तो ऐसे करके हमने अपनी जो टाइम पीरियड है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि हमारी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या होती है। तो हिस्ट्री की अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है हमारे पास, आर्कियोलॉजी है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बात करें अब पुराने, अब जंगल में मतलब हमारे जो हम लोग स्टार्टिंग के अर्ली ह्यूमंस की बात करें भैया, उन्हें ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था। उनके पास ना कोई ऐसी कोई स्किल थी कि भैया वो लिख पाते या कुछ समझा पाते। तो ऐसी स्किल नहीं थी, तो भैया उस समय के तो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब जंगल के जानवरों से क्या उम्मीद करते हो, तो भैया चाहे हम लोग अपनी बुराई कर लें, पर नहीं आता तो नहीं आता लिखना उन्हें, तो भैया वो क्या है, प्री हिस्ट्री है। तो प्री हिस्ट्री का मेन सोर्स क्या होता है, आर्कियोलॉजी होती है, ठीक है। फिर बात करेंगे जैसे कि कुछ इसके बाद एक ग्रे एरिया आ जाता है, जैसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कह देते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, ऐसी सिविलाइजेशन भैया जहाँ पे हम लोगों को उनके सोर्सेज के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी राइटिंग तो मिल गई हमें, इन्होंने कुछ लिखा तो है, पर भैया हम लोग वो डिसाइफर ही नहीं कर पाए। तो ये बीच वाला ग्रे एरिया, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में एक ग्रे एरिया लाई करता है, जैसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कह देते हैं। तो अब हिस्ट्री की बात करें तो भैया हिस्ट्री में तो हमारे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो भैया यहाँ पे हमें राइटिंग वगैरह, लिटरेचर वगैरह सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो या फिर हम लोग बात करें शिलालेख वगैरह मिल जाते हैं। राजा वगैरह लिखवाते रहते थे अपने बारे में, जैसे कि अखबार वगैरह, कोड वगैरह, अपने कोड का जो डेली रजिस्टर मेंटेन करते थे वो सब चलता रहता था, और यही सब होता है, ठीक है। और मेनली हमसे हिस्ट्री के अंदर इवेंट वगैरह पूछे जाते हैं कि कोई इवेंट कैसे चेंज हुआ। इतना ज़्यादा डीपली प्री हिस्ट्री वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंस दिया दिया जाता है यूपीएससी के अंदर कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई। तो ये सब पूछा जाता है हमसे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो। अब भैया थोड़ा बहुत डिस्कशन हम इंडिया के बारे में कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग बात करें, जो अर्ली ह्यूमंस हैं उनको उनके सबूत हमें कब देखने को मिलते हैं। तो अगर एक्चुअली बात करें तो उनके जो सबूत हैं वो हमें 5 लाख, सॉरी, अप्रॉक्स हमारे वही 5 लाख साल पहले हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 5 लाख साल पहले इंडिया को देखने को मिलते हैं, इंडिया के अंदर इंसानों की शुरुआत होती है 5 लाख साल पहले, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग बात करें कि हमें यहाँ पे इंडिया के अंदर जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ पे पोटवार प्लेट्यू है, क्या है, पोटवार प्लेट्यू है, ठीक है, पाकिस्तान की साइड पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिक हिल्स इन पोटवार प्लेट्यू ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था, तो भैया जो इंडिया वाला हमारा बात करें सब कॉन्टिनेंट, वो पहले इंडिया के अंदर आता था। तो पोटवार प्लेट्यू में हमें कुछ स्कल्स देखने को मिले। तो उन्हें उन्हें क्या कहा गया, रामापिथकस, शिवापिथकस, उनके ऐसे ड्रामेटिक नेम्स दिए गए। और हम लोग बात करें कि उनके कुछ फीचर्स, जैसे कि हम लोग बात करें वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पहले के जीव थे। यानी कि हम लोग बात करें, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी हम लोग किससे डेवलप हुए थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डेवलप हुए थे। तो वो लोग भैया जो शिवापिथकस या रामापिथकस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमसे पहले भी और वो ऑर्थोपिथेकस से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 10 से लेकर 14 मिलियन ईयर एगो। सो हमारा जो एजेंट था हमारा कौन, एस्ट्रोलोपिथेकस, वो अफ्रीका से जब निकल रहा था उनसे पहले के जीव थे। भले ही ये प्राइमेट थे, पर हम वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाले नहीं थे ये, ठीक है। तो इनके कुछ फीचर्स मिलते हैं हमें, तो इन्हें ब्रह्मोपिथेकस या फिर शिवापिथेकस कह दिया जाता है। इनके अलग अलग नाम हैं, एनसीईआरटी में लिखा था तो भैया मैंने बता दिया। इन्हें क्या कहा गया, इन्हें ड्रायोपिथेकस कहा गया। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो मैं पूरी डेफिनेशन जैसे उतारनी हो तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो भैया बता सकते हैं आप लोग। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 14 लाख मिलियन, सॉरी 14 मिलियन ईयर एगो का टाइम पीरियड है इनका। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पहले के जीव हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया वाले सब कॉन्टिनेंट में इनके कुछ स्कल्स वगैरह मिले हैं। तो भैया इन्हें क्या बोला, ड्रायोपिथेकस कहा जाता था। ये क्या डिस्टेंट मोनोसीन, सॉरी मोनोसीन फोर रनर्स ऑफ gorillas and chimpanzees, a form of close to this branching of the Dryopithecus stock is representing by the genus Ramapithecus, distinct by its more advanced uh,
डेंटेशंस एंड ड्रायोपिथेकस प्रोबेबली इनहेबिटेंट फॉरेस्टेड एरियाज। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत है, इनके बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया गया तो बता दिया भैया मैंने। पर अगर हम लोग बात करें इंडिया में जब हम लोग बात करें इंसानों की बात करें, तो कब से कहानी शुरू होती है? उनकी कहानी शुरू होती है 5 लाख साल पहले से। ठीक है, तो इंडिया के अंदर पहला कौन सा अगर हम लोग जीव बात करें, कौन मिला था? तो भैया एक हमें क्या मिला था? हमें मिला था होमो इरेक्टस मिला था, होमो इरेक्टस। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया जी ने 1982 में। हम लोग बात करें हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो नर्मदा नदी के किनारे पर एमपी में। तो भैया वहाँ पे हमें एक स्कल मिला था, क्रीनियम मिला था। ठीक है, फॉसिल फ्रेगमेंट ऑफ क्रीमियम मिला था। वो भी क्रीमियम के सर किसका मिला था? ये मिला था भैया एक महिला का, 30 साल की महिला थी, और ये थी क्या? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस होमोसेपियन से पहले भैया बताया था, घुमक्कड़ आदमी, घोड़ा घुमक्कड़। तो होमो इरेक्टस मिला था। ठीक है, और हम लोग बात करें इसके, और हमें वहाँ पे कुछ बाद में हमें एक्वेरियन ट्यूब्स मिले थे। एक्वेरियन ट्यूब्स क्या होते हैं? तो एक्वेरियन एक जगह है, सॉरी, जैसे कि हम लोग बात करें फ्रांस में एक जगह है, तो वहाँ पे हम लोग बात करें हमें कुछ टूल्स देखने को मिले थे। तो भैया उन टूल्स में सिमेट्री थी, और वो टूल्स आम टूल्स से थोड़े एडवांस थे, सिमेट्री थी उनमें, कुछ बना हुआ था। तो ऐसे कुछ टूल्स वगैरह मिले थे। तो उस प्रकार की, जैसे ही हम लोग बात करें सिमेट्री वाले टूल्स जब भी मिलते हैं, चाहे जहाँ मिले वर्ल्ड में, उन्हें एक्वेरियन टूल्स कह दिया जाता है। तो हमें ऐसे एक्वेरियन टूल्स इंडिया के अंदर भी देखने को मिले। पर अगर हम लोग बात करें, अगर इंडिया के अंदर हम लोग बात करें कि अर्ली ह्यूमंस की शुरुआत कब से मानी जाती है, वो वाला ड्रायोपिथेकस वाला सीन छोड़ दिए, 5 लाख साल नॉर्मली बात मान करके चलते हैं। कितना? 5 लाख ईयर्स। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो भैया थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अर्ली ह्यूमंस की, तो वही है हमारा, वही दोबारा से बता दिया कि बोरी नाम की जगह है। कौन सी बोरी नाम की जगह है? वहाँ पे हम लोग बात करें महाराष्ट्र में, वहाँ पे हमें अर्ली ह्यूमंस, वही हमारा, वही ड्रायोपिथेकस वगैरह मिलते हैं हमें। तो भैया इतना ज़्यादा इस पर तो गौर करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। तो भैया ये जगह है, तो अप्रॉक्स वही 14 लाख साल पहले हमें वहाँ पे कुछ हमें वो मिलते हैं, जीव देखने को मिलते हैं। तो मैंने शायद अगर आगे 14 मिलियन ईयर एगो बोला होगा, तो वो गलत होगा। तो 14 लाख साल पहले अप्रॉक्स हमें कुछ यहाँ पे अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। और अब हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड की बात करें, तो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 5 लाख साल से। हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर 5 लाख साल पहले इंसान अर्ली ह्यूमंस देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए हम लोग बात करें 5 लाख से लेकर 10,000 BCE तक, तो हम लोग इससे क्या बोल देते हैं? पैलियोलिथिक बोल देते हैं। 10 लाख से 6,000 साल तक हम लोग क्या बोल देते हैं? मीजोलिथिक एज बोल देते हैं। और 6,000 से लेकर 1,000 ईयर्स तक हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूलिथिक एज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूलिथिक एज बोल देते हैं। तो ऐसे हम लोग इंडिया के जो टाइम पीरियड है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और कि भैया जो 5 लाख ईयर्स मैंने बताया है, तो ये कंफर्म नहीं है कि कोई, मतलब कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लिख दे। अगर कोई 4 लाख साल पहले लिख दिया, 3 लाख साल पहले लिख दे, तो अप्रक्स हाँ इतना ही मान लीजिए। आप लोग को थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है बुक्स टू बुक्स में, पर ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं उसमें ऐसा ही टाइम दिया गया है, तो उसी हिसाब से बता दिया गया है। थोड़ा बहुत, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत वेरी करती रहती हैं चीज़ें। अब भैया थोड़ी बहुत डिवीज़न की बात कर लेते हैं कि हमने पालियोलिथिक और न्यूलिथिक को अलग कैसे कैसे किया। तो अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग यहाँ पे जब हमारा पैलियोलिथिक ख़त्म हुआ, ये ख़त्म कैसे हुआ? तो जैसे कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, होलोसीन स्टार्ट हो रहा था और आइस एज ख़त्म हो रही थी। तो हम लोगों ने इस टाइम पीरियड जहाँ हमारी आइस एज ख़त्म हुई, तो भैया उसी को हमने क्या कर दिया? मीसोलिथिक एज कह दिया। ठीक है, तो वहाँ से हमारा, सॉरी, न्यूलिथिक एज कह दिया। और हम लोग बात करें कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जी पहली बार ये कहा था कि भैया हमें पालियोलिथिक को, और जब और न्यूलिथिक की बात करें, तो न्यूलिथिक को इसलिए ऐसे न्यूलिथिक कह दिया कि भैया यहाँ से हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए न्यूलिथिक हो गई। और बीच वाला जो मीसोलिथिक है, इसको और किसी ने टर्म किया। तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि पालियोलिथिक और न्यूलिथिक को किसने किसने डिवाइड किया, वो देख लेते हैं पहले। तो पालियोलिथिक और न्यूलिथिक को एज को डिस्क्राइब किया था भैया इन जो दाढ़ी वाले चच्चा दिख रहे हैं, तो इन्होंने, तो भैया इन्होंने 1863 में जॉन लुबॉक coined the terms Paleolithic and Neolithic to denote the old and new stone age। तो भैया पुरानी स्टोन एज और नई स्टोन एज के लिए अलग अलग वर्ड्स निकाले। पुरानी स्टोन एज क्या थी? हमारी पेलियोलिथिक। और न्यू लिथिक एज क्या थी? नई स्टोन एज। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने 2 पॉइंट टर्म किए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भैया बीच का जो फेस था, इसको किसने टर्म किया था? और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों का और है। तो भैया रॉबर्ट ब्रूस फोटे के डिस्कवर किया था फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया। और हम लोग बात करें, काफ़ी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था।
और इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, तो भैया बता दिया मैंने। और ये रहा हमारा आखिरी का सीन। तो भैया इसी के हिसाब से हम लोग इंडिया के अंदर अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें थीं और कैसे कैसे चीज़ें नहीं थीं। तो भैया हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया, हमारा पेलियोलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक है, 5 लाख साल से लेकर 10,000 BC तक, BCE तक। और इवन की बात करें कि थोड़ा बहुत अगर अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा बहुत वेरी देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत अलग देखने को मिल जाए, तो शायद मिल सकता है। उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्योंकि भैया यहाँ की ग्रोथ है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो आगे नंबर थोड़े, लाइन थोड़े आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मीज़ोलिथिक, तो बस इतना समझ लीजिए, पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में समझ लीजिए। नियोलिथिक के बाद वैदिक पीरियड समझ लेंगे। वैदिक पीरियड के बाद हम लोग बात करें, वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, हमारे महाजनपद आ जाएंगे। फिर महाजनपद के बाद अब ट्रिपटाइट स्ट्रगल आ जाएगा। फिर भैया धीमे धीमे मेडिवल में चलने लगेंगे। तो ऐसे करके हमारी जो हिस्ट्री है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से हमारा फ्लो रहने वाला है। तो ये हमारा पहला आज लेक्चर कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आपको समझ में आए। और अगली मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी के जो कोर्सेज़ हैं वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। और कुछ कोर्सेज़ अपलोड हो भी चुके हैं, जैसे कि आई थिंक सभी कोर्सेज़ का एक लेक्चर तो अपलोड कर ही दिया है, और बाकी के जो लेक्चर्स बचे हैं वो धीमे धीमे आते रहेंगे। और इवन कि मुझे लगता है कि शायद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का जो लेक्चर है सबसे बड़ा बनाया है। और बाकी अगर आप लोग को अगर शॉर्ट लेक्चर पसंद आते हैं बाकी लेक्चर्स की तरह, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, तो मैं छोटे छोटे लेक्चर भी बना दूंगा। जो ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े लेक्चर बने।